नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई ड्रीम कैरियर में आज फिर से आप लोगों का स्वागत है। मैं प्रशांत कुमार आप लोगों का आई ड्रीम कैरियर के इस यूट्यूब सेशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने पहले भी कहा था कि हम लोग हर वीक कुछ ना कुछ नया लेके आपके लिए आते हैं, जो आपके कैरियर के लिए, आपके ग्रोथ के लिए, आपके एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज भी एक नया और बहुत ही स्पेशल टॉपिक हम लोग लेके आए हैं, कैरियर प्लानिंग। जब कैरियर को प्लान करेंगे तभी हम लोग उसको बना पाएंगे। जैसे कहते हैं ना, घर बनाने से पहले घर की नींव रखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है घर कैसा बनेगा। ठीक उसी प्रकार जब कैरियर बनाना है हमें, तो वो समझना पड़ेगा हमें कि हमें अपने कैरियर को बनाना कैसे है, उसकी नींव रखनी कैसी है। तो आज इस सब सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हमारे साथ सोमेश सर है। सोमेश सर, सबसे पहले आपका स्वागत है आई ड्रीम कैरियर के सेशन में। थैंक यू सो मच कि आपने अपना इंपॉर्टेंट टाइम हमारे बच्चों के लिए दिया है। अशोक सर, आपका भी स्वागत है। कशिश मैम, आपका भी स्वागत है हमारे इस यूट्यूब सेशन में। तो बच्चों, जैसा कि सर को आप देख रहे हैं, आज सर आपसे बहुत सारे विभिन्न बातों पर चर्चा करेंगे। स्पेशली बातें करी जाएगी आज कैरियर प्लानिंग की, कैसे हम लोग 10वीं और 12वीं के बाद अपने कैरियर को प्लान करें, कौन से क्षेत्र में अपना चयन करें, चयन करने से पहले क्या क्या गतिविधियों को फिक्स करें कि हमारे चयन में कोई दिक्कत ना हो। तो आई ड्रीम करियर आपके लिए आज फिर से एक नया और उमंग भरी सेशंस लेके आया है, जो आपके अंदर जरूर, मुझे उम्मीद है कि ऊर्जा प्रदान करेगी। तो सुमेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूंगा कि आप इस सेशन को स्टार्ट करें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आई ड्रीम करियर की पूरी टीम को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो भी लोग इस यूट्यूब सेशन से जुड़े हुए हैं उनका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे स्कूल कॉलेजेस, जिन स्कूलों के साथ हमने इस लिंक को शेयर किया है, प्रिंसिपल्स, उन सारे लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। आप लोगों का बहुत ही सहयोग रहा छात्रों के साथ मिलकर के हमारे साथ काम करने के लिए। आप लगातार हमारे इस सत्र से जुड़े रहें, इन सारी चीज़ों के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जो हो सकता है कि इस समय न जुड़ पाए हों, तो वो बाद में भी इस सत्र को कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस सत्र से जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। जैसा कि हम पिछले कई सत्रों में मिल चुके हैं इस आसमा फाउंडेशन के यूट्यूब पेज से, और इस आई ड्रीम करियर के होने वाले छात्रों के बीच जो प्रोग्राम चल रहा है उसके माध्यम से। तो सबसे पहले मेरा नाम सोमेश मिश्रा है। मैंने अपने मास्टर्स की पढ़ाई की है मनोविज्ञान में, यानी मैंने परास्नातक की पढ़ाई की है मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में। उसके बाद मैंने एक साल का प्रोफेशनल कोर्स होता है साइकोथेरेपी काउंसलिंग एंड गाइडेंस का। वो कोर्स करने के बाद विगत कई सालों तक मैं बच्चों के बीच में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, जिला विज्ञान क्लब, साइंस एक्टिविटीज के साथ जुड़ा रहा। फिर मुझे मौका मिला आप लोगों के साथ आई ड्रीम करियर के साथ मिल करके बच्चों के बीच में काम करने के लिए, करियर काउंसलिंग के लिए। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का काफ़ी स्नेह मिला, सारे स्कूल कॉलेजेस टीचर्स पंकटों का काफ़ी सहयोग मिला इन सारी चीज़ों में। तो बच्चों, सबसे पहले आज हम बात करेंगे, जैसा कि हमारा पूरा टॉपिक ही है एक तरीके से करियर काउंसलिंग से रिलेटेड। तो आज का भी जो ये टॉपिक है हमारा, उसी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, करियर की योजना। हम ये करते क्यों हैं करियर की योजना? जैसे कि हमारी ज़रूरतें होती हैं, पेन पेपर पेंसिल, स्कूल बैग, टिफिन बॉक्स, आने जाने के लिए साधन संसाधन। तो इन सारी चीज़ों को हम पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते रहें, बेहतर तरीके से अपने आने वाली पीढ़ी को देते रहें। तो इन सारे माध्यम के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है करियर की योजना। करियर की योजना में हम आज बात करेंगे कुछ मुख्य पहलुओं पे, जिसके बारे में मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। जिसमें हम बात करेंगे कि करियर की योजना कैसे बनती है, करियर की योजना के लिए हमें कौन कौन मुख्य से टॉपिक हैं जिनके ऊपर हमको ध्यान रखना चाहिए। जैसे आत्म मूल्यांकन, यानी सेल्फ असेसमेंट, लक्ष्य का निर्धारण, और हमारी शैक्षणिक योजना, करियर के विकल्प, नौकरी की खोज, जो कि करियर का एक बहुत बड़ा पहलू माना जाता है। नेटवर्किंग, हम कैसे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और कैसे जुड़ सकते हैं जिसके माध्यम से हम नौकरी और अपने करियर के लिए विकसित हो सकते हैं। व्यक्तिगत विकास, करियर का मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि एक ऐसी योजना परियोजना, एक ऐसा कार्य जिसमें हम अपना पर्सनल डेवलपमेंट करें। हम करियर इसीलिए चयन करते हैं कि उसमें हम अपना व्यक्तिगत विकास करें। अगर हम एक तरीके से व्यक्तिगत विकसित हैं, तभी हम जाकर के समाज को, अपने को, अपने आने वाली पीढ़ी को और अपने परिवार को विकसित कर सकते हैं। मार्गदर्शन और सलाह, जो कि आई ड्रीम करियर की तरफ से उम्मीद करता हूँ कि पूरी तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो रहा है। हम लगातार आप लोगों के साथ जुड़े हुए भी हैं ताकि आपका मार्गदर्शन और सही सलाह
सही निर्णय लेने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो आज मुख्यतः ये टॉपिक उसी के ऊपर में है कि आपके लिए कुछ हम यूजफुल हो सकें, हम आपके लिए कुछ अच्छी चीजें बता सकें, कुछ ऐसे पहलू जिन पे प्रकाश नहीं डाला गया है, या हो सकता है आप उन चीजों से वंचित रह गए हैं, या एक प्रॉपर प्लानिंग, एक विधिवत योजना जिसके तहत आप अपने करियर के लिए अवेयर हो सकें, जागरूक हो सकें, और उनका चयन करने में आपको आसानी से सुगमता प्राप्त हो सके। वित्तीय योजना, कोई भी करियर तक पहुंचने के लिए, अपने गोल तक पहुंचने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है वित्तीय योजना, कि हम कौन सी चीजों में पढ़ाई करें, कितना खर्चा आएगा, कितना समय लगेगा। उसके बाद हम करियर की समीक्षा करते हैं कि जिस कार्य के लिए हम कर रहे हैं उसके लिए हमारा क्या, हम उस काम से खुश हैं, जिसको हम मनोविज्ञान की भाषा में कहते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन। क्या हम अपने नौकरी से, अपने करियर से, अपने काम से खुश हैं? तो इन सारे पहलुओं पे बात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आई ड्रीम करियर की पूरी टीम को, और सारे प्रिंसिपल टीचर्स जो कि इस सत्र से जुड़े हुए हैं। उसके बाद आसमा फाउंडेशन, जिन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है बच्चों के लिए, बच्चों की जागरूकता के लिए, बच्चों के करियर के लिए। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं आत्म मूल्यांकन से। आत्म मूल्यांकन है क्या? एक सेल्फ असेसमेंट। हम स्कूलों में भी जाते हैं, आपको एक करियर डायरी प्रोवाइड करते हैं, एक करियर डायरी आपको देते हैं, जिसमें कुछ पन्नों के बाद एक पन्ना आता है जिसके ऊपर 4 डब्बे बने होते हैं, SWOT। आत्म मूल्यांकन करने का सबसे सरल और सबसे सुगम तरीका हम कह सकते हैं स्वॉट एनालिसिस। SWOT, S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी, और T फॉर थ्रेट। यानी हमारी ताकत, कमजोरी, अवसर और आने वाले खतरों को अगर हम जान ले, उसका मूल्यांकन कर लें, तो कहीं ना कहीं हम अपना आत्म मूल्यांकन करने में सक्षम हो जाते हैं। तो स्वॉट एनालिसिस करने का सबसे आसान तरीका है इन 4 पहलुओं पे ध्यान देना कि आपकी ताकत क्या है। तो हम आत्म मूल्यांकन के इस टॉपिक पे बात करते हुए किन्हीं विषय, विभिन्न चीजों के ऊपर हम एक तरीके से ध्यान रखेंगे। जैसे आपकी रुचि, हो सकता है कि आपकी रुचि सेना में जाने की हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका दिमाग भ्रमित हो रहा है कि नहीं, हम वहां जाने के लायक नहीं हैं। तो आप अपना खुद का मूल्यांकन करें कि आपकी उम्र उतनी है या नहीं, उसके अंदर जो भी शिक्षा, क्वालिफिकेशन मांगी जाती है वो आपके पास उतनी है या नहीं, उसके बाद आपकी हाइट उतनी है या नहीं, उसके लिए जो भी चीजें आवश्यक हैं आप उसके काबिल हैं या नहीं। तो कहीं ना कहीं ये भी अपने सेल्फ मूल्यांकन का है। रही बात, ये तो एक करियर की बात हुई। उसके बाद आपकी क्षमताएं और मूल्यों का विश्लेषण, कि वहां पे नौकरी करने के बाद, जॉब करने के बाद आप कहाँ तक, किस हद तक संतुष्ट हैं। तो सेल्फ मूल्यांकन में इसमें हम अगर आते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ के बारे में हम बात करते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या हो सकती है, हमारी ताकत क्या हो सकती है। हमारी ताकत, जैसे कोई बच्चा है, अच्छा तैराक है, अच्छा तैरता है, अच्छा तैर लेता है, तो वो अगर इसी अपने स्किल को, अपनी इसी रुचि को, इसी क्षमता को और बढ़ाए, तो वे एक तरीके से स्पोर्ट कोटा के थ्रू सेना में, आर्मी में, पुलिस में और CRPF जैसे जगहों पे अपना करियर बना सकता है। हम बात नौकरी की नहीं करेंगे, हम बात करियर की करेंगे। दोनों सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन नौकरी और करियर में कहीं ना कहीं अंतर है। नौकरी मतलब केवल एक ऐसा काम जो किसी संस्था के अंदर में रह करके हम करते हैं, लेकिन करियर विभिन्न क्षेत्रों में हो सकता है। जैसे अपना खुद का कोई बिजनेस हो गया, अपना खुद का कोई नया स्टार्टअप शुरू करना हो गया, अपना खुद का कुछ ऐसा जिसके माध्यम से आप अपने जीवोपार्जन के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ संचित करके उन्हें दे सके, उनको प्राप्त करा सके। तो हम यहाँ पे नौकरी शब्द का उपयोग न करते हुए बीच बीच में करियर शब्द का उपयोग करेंगे। उसी के बाद अगर आप जैसे शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आपको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, आप पढ़ने के लिए अत्यधिक समय दे पाते हैं, आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, तो आप एजुकेशन एंड टीचिंग में अपना करियर बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमको अपने अंदर क्या खासियत है, क्या कमियां हैं। जैसे हो सकता है कि आप कुछ विषय में कमजोर हो, जिसकी वजह से आप विभिन्न क्षेत्रों में जाने के लिए बार बार प्रयास करें और आप वहीं के रह जाएं, या आप एक स्टेप पे पहुंचने के बाद, कोई विषय कमजोर होने के बाद, अगर आपको पता है कि हमारा यह विषय कमजोर है, जैसे गणित हमारा कमजोर है, आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, तो उसमें बहुत सारे सवाल होते हैं, गणित के होते हैं, भौतिकी के होते हैं, फिजिक्स के होते हैं, जिसमें हमें न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं, आंकिक प्रश्न होते हैं, उनको लगाना, उनको सॉल्व करना बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है इन सारी चीजों की। तो अगर आपका गणित कमजोर है
हमें पता चल गया कि हमारा गणित कमजोर है, हम उस पर आगे काम करके अधिक मेहनत करके अपना और अधिक एफर्ट लगा करके हम आगे उसको सुधार करके अपने मन चाहे करियर के अंदर में प्रवेश कर सकते हैं। ये तो हो गई आपकी कमजोरी और आपकी ताकत। अवसर, अवसर के लिए हम सबसे पहले ध्यान देते हैं कि हम किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। जैसे आपका परिवार और बाकी सारी चीजें आपके लिए एक अवसर हो सकते हैं। परिवार हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर होता है। परिवार कहीं ना कहीं हमारे सारी चीजों में हमारा सहयोग करता है। तो परिवार एक कहीं ना कहीं अवसर है, तो उसको भी हम ध्यान में रखते हैं। कुछ हमारे सीनियर्स, हमारे टीचर्स, हमारे प्रिंसिपल्स किसी न किसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। कोई मैथ का टीचर है, कोई साइंस का टीचर है, किसी को आर्मी में जाना था लेकिन किसी न किसी कारणवश अब वो शिक्षा के क्षेत्र में है। तो वो आपको एक अवसर की तरह है। वो आपको एक विधिवत मूल्यांकन करके, आपका अच्छी तरीके से मूल्यांकन करके आपको बता सकते हैं कि इस क्षेत्र में आप जाने के योग्य हैं। ये अवसर आपको इस तरीके से प्राप्त हो सकता है, तमाम तरीकों से। उसके बाद खतरे, खतरों का हम विशेष ध्यान रखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि मेरे साथ का दोस्त ये कर रहा है तो मैं भी वो करूं, उन्होंने ये किया था तो मैं भी वो करूं। केवल उन्होंने ये किया था या साथ के लोग ये कर रहे हैं, ये कहना कहीं ना कहीं खतरे का पहला अलार्म या पहली घंटी हो सकता है कि पहली घंटी बज चुकी है। हम उनके चले हुए रास्ते पे कब तक चलते हैं। हम सभी को अपना आत्म मूल्यांकन करके अपना खुद का एक मार्ग प्रशस्त करना चाहिए, एक खुद का अपना मार्ग बनाना चाहिए जिस हिसाब से हम आगे चल सकें। तो खतरों की बात करें तो अगर हम किसी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं, क्या वो आपकी रुचि के अंतर्गत आता है? क्या आपकी क्षमताएं उस विषय में लेने के बाद निखर पा रही हैं? क्या आप वहां पे अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर पा रहे हैं? क्या उस क्षेत्र से जुड़े हुए करियर, नौकरी, इन सारी चीजों के अवसर आपको मिल पा रहे हैं? अगर हाँ तो ठीक है, और अगर नहीं तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमारे लिए खतरा बन सकती हैं। तो इन्हीं सारी चीजों को हम ध्यान में रखते हुए आगे अपना मूल्यांकन के क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा टॉपिक हमारा जो है लक्ष्य निर्धारण। अगर इस विषय से जुड़े हुए कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में या तो व्हाट्सएप ग्रुप जिससे आप जुड़े हुए हैं, बच्चे जिन ग्रुप से जुड़े हुए हैं, आप उसमें जाकर के कमेंट कर सकते हैं। दूसरा है लक्ष्य का निर्धारण, यानी गोल का सेटिंग। वो कैसे करना है? देखिए, दो तरीके के लक्ष्य हो सकते हैं, एक अल्पकालिक और दूसरा दीर्घकालिक लक्ष्य। जैसे कि एक शॉर्ट गोल हो सकता है, एक लॉन्ग गोल हो सकता है। जैसे कक्षा 12वीं के बाद कुछ लोगों की जरूरतें होती हैं, कुछ लोगों की इच्छा होती है, कुछ लोगों को ऐसा होता है कि हमें तुरंत ही जॉब करनी है, हमें तुरंत ही किसी न किसी करियर में अपना लाइफ को आगे लेकर के जाना है, अपने जीवन को आगे लेकर के जाना है किसी न किसी करियर। तो एक अल्पकालिक होता है, एक दीर्घकालिक होता है। कुछ लोगों के सपने थोड़े बड़े होते हैं, तो जो सपने बड़े होते हैं उसमें समय लगता है। जैसे अगर आप बहुत सारे बच्चों के साथ मिलने के बाद हमें ये पता चलता है कि बच्चे कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज यानी आईएएस, पीसीएस, आईपीएस और आईएफएस जैसी जॉब को लेकर के काफी प्रभावित रहते हैं और वो इन सारी नौकरियों में जाना चाहते हैं। तो बच्चों, ये सफर थोड़ा सा लंबा होता है। जैसे कक्षा 12वीं के बाद आपको किसी भी विषय से, स्ट्रीम से, यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, एमबीबीएस, किसी भी विषय से आपको आगे लक्ष्य के निर्धारण के लिए थोड़ा समय लगता है। आप ग्रेजुएट होंगे, उसके बाद आप कहीं जाकर के इस फार्मों को, इस प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के काबिल होंगे। तो ये हो गए हमारे दीर्घकालिक लक्ष्यों में। उसके बाद अब उसमें तैयारी करने के दौरान हमें कितना समय लगता है? कभी कभी 1 साल लगता है, कभी कभी 2 साल लगता है, कभी कभी 3 साल भी लगता है। इसमें अटेम्प्ट होते हैं। इसी तरीके से पीसीएस की परीक्षाएं होती हैं। अगर आपको लगता है कि अब आप प्रोफेसर की जॉब के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर, जो विश्वविद्यालयों में, बड़े बड़े संस्थानों में, महाविद्यालयों में हमारे प्रोफेसर्स होते हैं, उनकी नौकरी के लिए अगर आप अपने करियर बनाना चाहते हैं, ये सारी चीजें करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उसमें भी समय लगता है। जैसे आप सबसे पहले तो बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम करने के बाद नेट और जेआरएफ की परीक्षा देते हैं। उसके बाद आप अपना रिसर्च पूरा करते हैं। रिसर्च पूरा करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर की जॉब के लिए जैसे ही वैकेंसी आती है उसके लिए अप्लाई करते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं दीर्घकालिक लक्ष्य के अंदर में आता है। तो सबसे पहले हम जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसका भी मूल्यांकन करें कि इसमें समय कितना लगेगा,
दूसरी चीज आ जाती है कि हमें तुरंत लक्ष्य की जरूरत है, या हमारा परिवार, हमारे साथ के लोग अभी हमारा सहयोग कर सकते हैं शिक्षा में। अगर अभी भी वो सहयोग कर सकते हैं कक्षा 12वीं के बाद, या आपके लोगों का सहयोग पैसे के रूप से, समय के रूप से अगर आपको प्राप्त हो पा रहा है, तो निश्चित तौर पे आप दीर्घकालिक लक्ष्यों को निर्धारित करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसे ही पढ़ाई करते हुए कितने दिनों तक हम पढ़ाई कर सकते हैं, एक समय आता है कि जब पैसे की वजह से या तो समय कम होने के, समय के अभाव में, समय की वजह से आपको लक्ष्य को बीच में छोड़ना पड़ता है। अगर ऐसी कोई समस्या, ऐसा कोई कारण आपके साथ है, तो आप निश्चित तौर पे अल्पकालिक लक्ष्यों को निर्धारित करें। तो ये तो बात हो गई अल्पकालिक लक्ष्य और दीर्घकालिक, यानी शॉर्ट गोल्स और लॉन्ग गोल्स। दूसरा, स्मार्ट लक्ष्यों का चयन। स्मार्ट लक्ष्यों का चयन क्या है? जैसे कि आज के समय में बहुत सारे करियर ऐसे हैं जिसमें हमारे स्मार्ट लक्ष्य ही कह सकते हैं उनको, एक तरीके से स्मार्ट लक्ष्यों का चयन, स्पेसिफिक और रिलेटेबल, टाइम बाउंडेड, ऐसे लक्ष्य जिसमें आप, हो सकता है कि आप कुछ ऐसे करियर में जाना चाहते हैं जिसमें जाने के बाद भी आप अपने समय को थोड़ा सा लेना चाहते हैं कि हाँ, मैं इस काम के साथ साथ ये काम भी कर सकूं। जैसे मैं नौकरी के साथ साथ अपने कुछ चीज ऐसी हैं जिनको मैं कर सकूं, जैसे कि आप नौकरी के साथ साथ अपने साथ कुछ वोकेशनल चीजें भी करना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे छात्र होते हैं जो चाहते हैं कि नौकरी के साथ साथ में गायन और वाद्य यंत्रों को बजाना, इन सारी चीजों को, कला हो गया और चित्रकारी हो गया, मूर्तिकारी हो गया, इन सारी चीजों के अंदर में भी उनका कहीं ना कहीं रुझान रहता है, रुचि रहती है। तो स्मार्ट लक्ष्यों के अंदर में हम ऐसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे भी करियर के लिए हम योजनाएं बना सकते हैं जिसमें हमको थोड़ा सा समय प्राप्त हो सके, और उन सारी चीजों के साथ साथ हम अपने ऊपर भी काम कर सकें, अपने ऐसी चीजों के ऊपर काम कर सकें जो कि हमें आगे चल के लाभप्रद हो। उसके बाद हम बात करते हैं जैसा कि शैक्षणिक योजना। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण पहलू है, शैक्षणिक योजना। सबसे पहले एजुकेशन प्लानिंग। जैसा कि हमने ऊपर के शॉर्ट गोल्स और लॉन्ग गोल्स, यानी अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों के बारे में बताया, कि उसके लिए शैक्षणिक योजना का होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। जैसे अगर आप शॉर्ट गोल्स बना रहे हैं, ठीक है, तो शॉर्ट गोल्स में क्या है कि आप ऐसे शैक्षणिक योजनाओं में जाइए जहाँ पे आपको कोई भी कोर्स, कोई भी विषय का चयन, या कोई भी अ, शिक्षा के क्षेत्र में डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट लेने के बाद आपको करियर में आगे मौका मिल सके, योजना में आपको मौका मिल सके, जिसके लिए आप तुरंत ही किसी नौकरी के लिए या किसी करियर के लिए योग्य हो सके। तो शैक्षणिक योजना में जैसे अगर हम कह सकते हैं कि अगर हमारा गोल छोटा है, शॉर्ट गोल है, लघुकालिक है, अति लघुकालिक है, तो उसमें हम इन सारे शैक्षणिक योजनाओं की तरफ जा सकते हैं। जैसे कि कक्षा 10वीं और 12वीं के बाद हम डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, हम आईटीआई कर सकते हैं आईटीआई के क्षेत्र में। इन सारी चीजों के बाद अगर हम किसी नौकरी के लिए किसी संस्था के साथ जुड़ करके काम करने के योग्य हो तो हो, अन्यथा हम ऐसे स्किल डेवलपमेंट को, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, एनएसडीएल, इन सारी संस्थाओं से कुछ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स करने के बाद हम तुरंत ही नौकरी या तो अपना खुद का कुछ काम कर, पाठ्यक्रम और संस्था का चयन, सही पाठ्यक्रम का चयन। हमें इंजीनियर बनना है तो हमें कक्षा 10वीं के बाद कक्षा 11वीं में भौतिकी और गणित आवश्यक है इंजीनियरिंग के लिए। कहीं ना कहीं भौतिकी और गणित, इन दो विषयों का चयन करना आवश्यक है। हम बनना चाहते हैं इंजीनियर, हमारा गोल है इंजीनियर बनने का, और हम गणित और भौतिकी से परे हैं, तो क्या हम इंजीनियर बन सकते हैं? जाहिर सी बात है, नहीं बन सकते हैं। तो उन विषयों का चयन, मेरा कहने का मतलब है सही विषय का चयन। आपको एक आर्टिस्ट बनना है, आपको एक कलाकार बनना है, आपको चित्रकारी में बहुत ही ज्यादा आपका मन लगता है, तो आप कक्षा 12वीं के बाद अगर बीएफए, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, उसके बाद मास्टर डिग्री एमएफए, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट में अगर आप एडमिशन लेते हैं, प्रवेश लेते हैं, तो उन सारी चीजों में कहीं ना कहीं आपका सही पाठ्यक्रम चयन करके आप अपने इस अ, योजना को परिपूर्ण कर सकते हैं। संस्था का चयन, हम जिस संस्था में प्रवेश लेने जा रहे हैं, ये फॉर्म भरने से पहले वहाँ पे प्रवेश के लिए
फार्म भरने से पहले सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक है कि हम जिस कोर्स के लिए, जिस विषय के लिए वहाँ पे हम एडमिशन लेने जा रहे हैं, वो कोर्स, वो विषय वहाँ पे उपस्थित है या नहीं, वहाँ पे उस विषय की पढ़ाई होती है या नहीं। पता चला हमने आनंद फानन में सारे नौकरी के लिए अपनी योजना बनाई है कुछ भी, और हमने एडमिशन ले लिया, और पता चला वहाँ पे वो विषय पढ़ाया ही नहीं जाता है। ये जैसे बहुत सारे कोर्सेस ऐसे होते हैं जिसमें स्पेसिफिक, जैसे अगर मैं मनोविज्ञान की बात करूँ तो बहुत सारे जगहों पे जब हम मास्टर्स के लिए जाते हैं, बीए के बाद एमए मनोविज्ञान, एमए साइकोलॉजी के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे आपको पढ़ना है क्लिनिकल साइकोलॉजी यानी नैदानिक मनोविज्ञान, जिसमें आप हॉस्पिटल सेटअप या अपना कुछ पर्सनल सेटअप में एज अ साइकोलॉजिस्ट यानी मनो सलाहकार के रूप में वहाँ पे आप जाना चाहते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे ओबी है यानी बिहेवियर साइकोलॉजी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो आप तो नैदानिक से वंचित हो जाएंगे। तो वहाँ का पाठ्यक्रम, वहाँ का विषय, और वहाँ का कोशिश करें कि संस्था का चयन करें जो आपकी योजना के हिसाब से, जो आपके बनाए हुए लक्ष्य, अल्पकालिक या दीर्घकालिक लक्ष्य के अनुसार वहाँ पे उस संस्था में उस विषय की पढ़ाई कराई जा सके, और उस पाठ्यक्रम से जुड़े हुए वो सारे विषय उस संस्था में उपस्थित हों। तो ये तो बात हो गई शैक्षणिक योग्यता की। अब हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण पहलू, करियर के विकल्प यानी करियर ऑप्शन हो क्या सकते हैं विभिन्न क्षेत्रों में, और उद्यमी करियर के अवसर हमें मिल पाते हैं। जैसे प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर के, इंटर्नशिप के साथ माध्यम से हम अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं। करियर के विकल्प क्या हो सकते हैं? कक्षा 10वीं के बाद आपको इंजीनियरिंग में करियर बनाना है तो आप कक्षा 11वीं या 12वीं में गणित और भौतिकी का चयन करेंगे। उसके बाद गणित भौतिकी के चयन करने के बाद आपके पास बहुत सारे अवसर प्राप्त हो जाते हैं। आप इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं, आप सेना में भी जा सकते हैं, आप प्रशासनिक सेवाओं में भी जा सकते हैं, आप शिक्षा के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, और आप वापस से फिर कला के क्षेत्र में भी आ सकते हैं। तो ये हो गया एक विषय के साथ करियर के विकल्प। विषय के आधार पे अगर हम करियर के विकल्प को देखें या करियर के विकल्प के आधार पे विषय को देखें, तो कहीं ना कहीं ये सिक्के के दो पहलू हैं, एक हेड और एक टेल। अगर हम अपने करियर का चयन विषय के अनुसार करते हैं तभी भी हम सक्सेस होते हैं, अगर हम विषय के अनुसार करियर का चयन करते हैं तब भी हम सक्सेस होते हैं। तो करियर के विकल्प क्या हैं? जैसे मान लीजिए बहुत सारे छात्रों का है कि अभी तो सर ने केवल फिजिक्स और मैथ के बारे में बताया, उसके बारे में क्या कोई कोई करियर है ही नहीं? जी नहीं। आप कला के क्षेत्र में करियर के विषय आप देखते हैं। कला के क्षेत्र में करियर के विषय, जैसे अगर आपने कला ले लिया, आप कला वर्ग से हैं, तो कला के विषय में क्या क्या करियर हो सकते हैं? जैसे आप प्रशासनिक सेवाओं में जा सकते हैं, आप शिक्षा में जा सकते हैं, उसके बाद आप अपने मन चाहे किसी एक करियर में जा सकते हैं। जैसे अगर आपको सिंगिंग बहुत अच्छा लगता है, आपको डांसिंग बहुत अच्छा लगता है, आपको वाद्य यंत्रों को बजाना बहुत अच्छा लगता है, आपको चित्रकारी बहुत अच्छी लगती है, उसके बाद आप जैसे राजनीतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, नागरिक शास्त्र, इन सारी चीजों में काफी रुचि रखते हैं, तो उन सारी विषय से जुड़े हुए हमारे समाज में बहुत सारे अवसर हैं, बहुत सारे करियर हैं। जैसे कि आप एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रशासनिक सेवाओं में जाने के लिए, आप कानून में जाने के लिए आप एलएलबी कर सकते हैं, आप लॉ का सहारा ले सकते हैं, आप सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं दे सकते हैं। सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं के लिए जैसा कि हमने पहले ही बताया, बहुत सारे छात्रों का ये सवाल रहता है। ज्यादातर छात्रों का करियर काउंसलिंग करने के दौरान हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं को लेकर के बहुत जागरूक हैं और बहुत ही ज्यादा योजनाबद्ध चीजों को बनाए हुए हैं। आप सेना में भी की विषय का चयन कर सकते हैं, आप कला के माध्यम से भी सेना में जा सकते हैं और विज्ञान के माध्यम से भी सेना में जा सकते हैं। आईटीआई में और बहुत सारी चीजों में आप इन सारी चीजों को देख सकते हैं। कहीं ना कहीं कला के माध्यम से आप शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक शिक्षा के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, जैसे कि प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, या किसी विश्वविद्यालय या किसी और हायर एजुकेशन में प्रोफेसर के लिए जा सकते हैं। आप एमबीए, बीबीए भी कला के क्षेत्र से होकर के जा सकते हैं। ऐसे विषयों का भी आप, ऐसे भी करियर के विकल्प आपके सामने, ऐसे भी अवसर आते हैं। अब हम बात करें कि तीसरे वर्ग यानी अ, वाणिज्य वर्ग की बात करते हैं। अगर आप बीकॉम लेते हैं तो आप सीए के करियर के लिए जा सकते हैं। आप बैंकिंग की जॉब के लिए एक बेहतर अवसर आपको मिल सकता है, क्योंकि ज़्यादातर उन विषयों में इन्हीं सारी चीज़ों की पढ़ाई कराई जाती है। तो कहीं ना कहीं है आपके लिए करियर के माध्यम से, विषय के माध्यम से आपको एक बेहतर अवसर करियर के विकल्पों में मिल सकता है। अब
ये तो हो गए दूरगामी विषयों के बारे में, जो कि थोड़े टाइम टेकिंग है। करियर के लिए अवसर और क्या हो सकता है? आप बहुत सारे अवसर हैं। जैसे कि तकनीकी क्षेत्र में आपको ढेर सारे अवसर का एक पूरा भंडार मिल जाता है, एक पूरा पोटली मिल जाती है आपके तकनीकी क्षेत्र में, अगर आप जाना चाहते हैं, करियर बनना चाहते हैं तो। जैसे अगर आप आईटीआई के क्षेत्र से जाना चाहते हैं, आप आईटीआई के क्षेत्र से जाने के माध्यम से, जैसे आईटीआई में आप मोटर मैकेनिक, मोटर बैंडिंग, और उसके बाद आप मोबाइल रिपेयरिंग और फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सारे ट्रेड से रिलेटेड आप आईटीआई करके उस क्षेत्रों में भी जा सकते हैं। कंप्यूटर से जुड़े हुए कोर्सेज जैसे पीसीए, डीसीए, या और डिप्लोमा कोर्सेज, टैली, इन सारे कोर्सों को आप करके कहीं ना कहीं डाटा एंट्री ऑपरेटर, इन सारी चीज़ों में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। करियर के विकल्प और कहाँ हो सकते हैं? करियर के विकल्प आईटीआई के माध्यम से, जैसा कि हमने बताया, आईटीआई में आपको एक विशेष जानकारी देने की भी आवश्यकता है कि आईटीआई अब उन विषयों के ऊपर विशेष तौर पे काम कर रही है जो कि हमारे स्किल, यानी हमारी रुचि और हमारी योग्यता के अनुसार, हमारे अभिरुचि के अनुसार कहीं न कहीं उन विषयों को भी लेकर के आई हुई है। तो आईटीआई में अभी आप जैसे शॉर्ट हैंड राइटिंग आपने सुना होगा, एक सारी जगहों पे पोस्ट होती है। जैसे कि मुख्यतः हम बात करें तो कानूनी न्यायालयों में एक पोस्ट होती है जिसको कहते हैं स्टोनोग्राफर। आप सभी लोगों ने सुना होगा, एक बहुत ही अच्छी सेफ एंड सिक्योर जॉब होती है, एक सेफ एंड सिक्योर करियर होता है स्टोनोग्राफर। तो अब आईटीआई स्टोनोग्राफर्स के लिए भी कोर्सेस लेकर के आई है, जिसमें हम शॉर्ट हैंड राइटिंग यानी असुलिपि का भी लेखन सीख पाते हैं। और आईटीआई के माध्यम से अभी अब जैसे हमारे साथ कुछ लड़कियां, कुछ बालिका वर्ग के भी छात्र जुड़े होंगे, तो अगर वो ब्यूटीशियन, ब्यूटी पार्लर, और सिलाई कढ़ाई बुनाई, हस्तशिल्प, ऐसे सारे करियर में जाना चाहते हैं, तो आईटीआई के माध्यम से आप वहाँ पे प्रवेश लेकर के इन सारी चीज़ों को भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप कौशल विकास योजना से भी जुड़ सकते हैं। और इन सारे करियर्स में जो कि आप कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म, हमारे शॉर्ट गोल्स वाले ये करियर हैं, तो इन करियर्स में फीस की भी मात्रा बहुत अधिक नहीं लगनी है और समय भी बहुत ज्यादा नहीं लगना है। तो आप इन करियर करियर का भी चयन चयन कर सकते हैं। अब जैसा कि प्रोफेशनल से मिलकर के इंटर्नशिप के माध्यम से भी हम अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। जैसे प्रोफेशनल से मिलकर के बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे एनजीओ ऐसे हैं जो कि इन सारी चीजों का एक तरीके से योजनाओं का हमारे बीच में लेकर के आते हैं। बहुत सारे एनजीओ ऐसे भी हैं जो कि नौकरी के क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में हमारी योजनाएं बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर हैं। तो ऐसे कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ चीजें हैं जिनके माध्यम से आप जा करके प्रोफेशनल और इंटर्नशिप, जैसे सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कहीं ना कहीं वहां से आप प्रोफेशनल से मिल करके अपनी प्रोफेशनल करियर के लिए जा करके प्रेरित होकर के वहां से कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और डिग्री कोर्स करके आप वहां से अपने करियर को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, बहुत सारे skillsathi.com, सरकार के द्वारा चलाई गई एक योजना है skillsathi.com। अगर आप वहां पे जाते हैं तो वहां पे आप देख पाते हैं इंटर्नशिप, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में ढेर सारी जानकारियां आपको वहां पे प्राप्त हो जाती हैं skillsathi.com पे। तो वहां पे आप जाकर के इंटर्नशिप के माध्यम से और अन्य माध्यमों से जाकर के कहीं ना कहीं करियर के बारे में आप अपने एक बेहतर चयन को कर सकते हैं। उसके बाद हम आई ड्रीम करियर के साथ जुड़ करके, हमारे साथ जुड़ करके, हमारे इस आसमा फाउंडेशन के पेज के साथ, यूट्यूब के साथ जुड़ करके, अपने कमेंट बॉक्स में या अपने स्कूल में शिक्षकों से, पंख पोर्टल से जुड़ करके आप करियर के लिए और आपके अंदर जो भी जिज्ञासाएं हैं, हो सकता है कि बहुत सारे इतने कम से समय में सब चीज़ों को बता पाना उतना आसान नहीं है। तो आप कमेंट के माध्यम से, कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से आप अपने कुछ प्रश्नों को पूछ सकते हैं कि उस विषय, उस करियर में हमें जाने के लिए कौन से विषय, कितना समय, इन सारी चीज़ों के लिए किन सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसके बारे में हम आपको इसी सत्र के दौरान आपके जवाबों को दे पाएंगे। बात आती है आगे नौकरी की खोज, यानी जॉब की सर्च। तो जॉब की सर्च में सबसे पहले हम, जैसे ही कक्षा 12वीं के बाद हम आगे आते हैं, अगर हम करियर में जाना चाहते हैं, कक्षा 12वीं के बाद अगर हम किसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, तो उस कोर्स में एडमिशन के साथ साथ, उस विषय में प्रवेश के साथ साथ हमें कुछ अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट की भी चीजें करनी चाहिए। जैसे यूट्यूब के माध्यम से और अन्य बहुत सारे
चीजों के माध्यम से, जैसे कैनवा हो गया, या तो फिर गूगल डॉक्स की वजह से आप मदद से आप कुछ चीजों को सीख लीजिए। ये आपके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। जैसे आपको अपना रिज्यूम बनाना, आपको अपनी सीवी बनाना, कवर लेटर बनाना, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। कल को अगर आप चाहते हैं कि शिक्षा के साथ साथ आप कहीं पार्ट टाइम जॉब भी करना चाहें, तो उसके लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है आपका रिज्यूमे, आपका सीवी। ये आपके पास होना चाहिए, जिसमें आपकी उम्र, आपकी शिक्षा, शिक्षा का संस्थान, आपने कितने अंक प्राप्त किए, आपने और क्या क्या चीजें की, एक्स्ट्रा चीजों में आपने क्या क्या चीजों को किया। तो इन सारी चीजों को आप कहीं ना कहीं शिक्षा के साथ साथ, या कक्षा 12वीं के बाद जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, उन सारी चीजों के साथ साथ आप इन सारी चीजों को सीखना आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा लाभप्रद होता है। इंटरव्यू की तैयारी और सामान्य प्रश्न के ऊपर, जैसे हम अक्सर यूट्यूब का सहारा लेते हैं, और खासतौर पे यूट्यूब पे सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग चीजें तब रहती हैं कि जब एक आईएएस या आईपीएस इन सारी चीजों का एक रिजल्ट निकल करके आता है, फिर उसके बाद उनके जो इंटरव्यू और बाइट वगैरह होते हैं, इन सारी चीजों को हम देखते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सारे इंटरव्यूज को और सामान्य प्रश्नों के उत्तरों को देख करके हम अपने आप को और आगे कर सकते हैं। आगे के इस सत्र को बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट करते हुए मैं चाहूंगा कि प्रशांत सर थोड़ा सा होने वाले और सारी चीजों के बारे में थोड़ा सा विशेष जी कुछ बताएं। जी, थैंक यू सोमेश सर। सोमेश सर, आपने बहुत अच्छा अभी तक बच्चों को बताया है रिगार्डिंग कैरियर प्लानिंग। तो उसमें से एक चर्चा का विषय निकल के आया है, और एक बच्चे का क्वेश्चन भी है कि वो एम कॉम करना चाहती है, और एम कॉम करके उसको बैंक में नौकरी करना है। तो उसके लिए वो कंफ्यूज्ड है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मेरे पॉइंट से वो सही कोर्स का निर्णय लिया है कि एम कॉम कर रहे हैं, मास्टर ऑफ कॉमर्स, और बैंकिंग सेक्टर में वो जाना चाहती है। तो उसके ऊपर अगर थोड़ा सा पहलू दे सकें। और ये क्वेश्चन भी एक है, एक बच्चा जानना चाहता है कि हम कैसे तैयारी करें, कैसे बैंक के लिए, नौकरी के लिए तैयारी करें एम कॉम करने के साथ साथ। जी, देखिए सबसे पहले तो आपने अपने करियर का चयन किया है बैंक के लिए। तो बैंक के लिए हम आर्ट साइंस से भी अगर हैं, हम कला वर्ग से भी हैं, तो अपना मेहनत करके हम बैंक पीओ वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ऑलरेडी, मतलब हम अभी उसी जॉब के लिए कार्यरत, जिस जॉब में हम अपना करियर बनाना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में हम अपना करियर बनाना चाहते हैं, उस क्षेत्र में अगर आपने एम कॉम या बी कॉम लिया है, तो कहीं ना कहीं वाणिज्य वर्ग का पूरा ही पूरा काम होता है बैंक का। तो एम कॉम लेने के बाद अगर आपने बैंक का थॉट अगर आपके अंदर में आया कि बैंक में हम नौकरी करना चाहते हैं, तब भी बहुत अच्छा है। और अगर बैंक की नौकरी को देखते हुए अगर आपने एम कॉम लिया है, तब भी बहुत अच्छा है। जैसा कि मैंने बताया, ये सिक्के के दो पहलू हैं। तो अगर एम कॉम करने के साथ साथ आप अगर बैंक पीओ, इन सारी चीजों की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुछ अगर सत्र यूट्यूब के माध्यम से या पुस्तकों के माध्यम से या होने वाली विगत परीक्षाओं के सॉल्व अनसॉल्व पेपर के माध्यम से अगर करें, तो आप कहीं ना कहीं बेहतर कर सकते हैं। एम कॉम के माध्यम से आप आगे और बहुत सारी चीजों में आपके करियर बन सकते हैं। जैसे अगर आप चाहें तो बीकॉम एम कॉम करने के बाद आप सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर आप अपने योग्यता को, अपनी क्षमता को थोड़ा सा और बढ़ाएं, तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन सारी चीजों में भी आप अपने करियर के अवसर को देख सकते हैं। उसके बाद जैसे अभी तो बहुत ही ज्यादा एक चीज है जो प्रभावित कर रही है लोगों को, जीएसटी, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। तो इन सारे क्षेत्रों में अब ये जीएसटी भरना, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, इन सारी चीजों को हम कहीं ना कहीं वोकेशनल करियर में देखते हैं, कहीं ना कहीं अल्पकालिक करियर में देखते हैं, अल्पकालिक गोल में देखते हैं। अगर आपने एमकॉम करने के बाद बैंक की तैयारी की, बैंक की तैयारी के साथ साथ अगर आप इन सारे क्षेत्रों में भी अगर अपने अवसर को देखें, तो वो भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। बीकॉम एमकॉम करने के बाद एक विशेष तौर पे आपको उस क्षेत्र की, उस विषय की, या इन करियर के क्षेत्रों की जानकारी विषय के दौरान ही आपको प्राप्त हो जाती है। सब्जेक्ट के हिसाब से ही आपको, विषय के हिसाब से ही आपको उसमें आपको गहन और गूढ़ जानकारियां प्राप्त हो जाती है। एक तरीके से कहते हैं डेप्थ नॉलेज हो जाता है आपको। तो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के विषय के और सिलेबस को, यानी पाठ्यक्रम को अगर आप जैसे ही देखते हैं, तो आपको लगता है अरे वाह, ये तो हमने पढ़ा ही है। अरे वाह, ये तो हमने बीकॉम में ही पढ़ा था। अरे इसको इससे बेहतर कौन समझ सकता है। अरे एमकॉम में इन विषयों को, इन टॉपिक्स को हमसे बेहतर कौन समझ सकता है। तो अगर आप आगे प्रतियोगी परीक्षाओं में बैंक में जाना चाहते हैं या जाना चाहती हैं, तो आप जैसे हैं उन पाठ्यक्रमों को देखेंगे, आप देखेंगे कि आपके पाठ्यक्रम से, जैसे कि अगर हम आपको बताना चाहें, तो बीकॉम का मैं एक दिन पाठ्यक्रम देख रहा था।
बीकॉम के पाठ्यक्रम में सारे विश्वविद्यालयों में यूजीसी के द्वारा जो भी पाठ्यक्रम निर्धारित किए हैं उसमें एक पूरा पेपर है जीएसटी का, गुड सर्विसेज टैक्स का। जीएसटी अभी हाल ही की विगत कुछ वर्षों में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हुआ है, बहुत ही ज्यादा चर्चित हुआ है। जीएसटी जैसे ही लागू किया गया उसी तरीके से सारे लोग जीएसटी का फॉर्म भरने के लिए, जीएसटी अकाउंट बनाने के लिए, जीएसटी भरने के लिए एक पूरी भीड़, जैसे कि नोटबंदी के दौरान पूरा भीड़ बैंक के सामने जुटा हुआ था, वैसे जीएसटी आने के बाद पूरी भीड़ जीएसटी का फॉर्म भरने के लिए। अब जो इन सारी चीजों को उसी समय, उसी दौरान, उसी दरमियान समझ पाए, वो इस अवसर का विशेष लाभ उठा पाए। आज उनके पास ढेर सारे फर्म के जीएसटी के पेपर्स, जीएसटी की फाइलें उनके पास में हैं, जो हर साल होने वाले वित्तीय वर्ष में वो उनको भरते हैं। अब कहीं ना कहीं वो हमेशा के लिए एक तरीके से कह सकते हैं उनके ग्राहक हो चुके हैं, और आप इन अवसरों का प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे विषय का चयन किया है, अगर आप बैंकिंग वाणिज्य से रिलेटेड जाना चाहते हैं तो। अगर आप आर्ट्स के भी हैं तो आप बैंक पीओ प्रतियोगी परीक्षाओं में, जो कि परीक्षाएं होती हैं, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, इन सारी चीज़ों की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करके वाणिज्य से जुड़े हुए विषयों का चयन करके आप आगे बैंक की नौकरी में जा सकते हैं। इसके लिए आपको एक विशेष और बेहतर अवसर होगा। जी धन्यवाद सुमेश सर, आपने इसका उत्तर सही तरीके से दिया और बच्चे को समझ में आया। एक क्वेश्चन और बच्चे का निकल के आ रहा है कि अभी उसको पढ़ने की इच्छा तो है लेकिन वो पढ़ नहीं पाता है या पढ़ नहीं सकता है, क्योंकि उसकी घर की परिस्थिति वैसे अभी नहीं है, उसको घर की जिम्मेवारियां देखनी है। तो उसके लिए वो क्या करे? तो उसके लिए मेरा एक सजेशन रहेगा उस बच्चों के लिए कि ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए। इस समय में हमें थोड़ा दिमाग को संतुलित रख के देखना चाहिए कि काम के साथ साथ हम पढ़ाई कर सकते हैं या नहीं। तो उस टाइम में बच्चों आप ये काम करो, आप इग्नू से एडमिशन ले सकते हो, जहां आप एग्जाम देने जाओगे ओपन से एग्जाम दे सकते हो। आप कहीं भी काम कर रहे होगे, जॉब कर रहे होगे, साथ में आपकी पढ़ाई चलती रहेगी, वो छूटेगी नहीं। वो ओपन यूनिवर्सिटी से आप कहीं भी ले सकते हो, और आज के टाइम में ओपन यूनिवर्सिटीज की भी वैल्यूज उतनी है जितनी रेगुलर की है। कोई भी कहीं भी आप नौकरी लेने जाएंगे तो वहाँ ऐसा नहीं होगा कि आप ओपन से हैं इसलिए आपका हम लोग नौकरी नहीं दे सकते हैं, फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। साथ के साथ आप अपने जिले में, अपने क्षेत्र में, जैसा सुमेश सर ने कहा कि बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के कौशल विकास केंद्र चल रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें आपको पैसा नहीं लगेगा, एक भी रुपया नहीं लगेगा। आपकी घर की परिस्थिति भी उसके बीच में नहीं आएगी सीखने में। और वहां पे वो लोग 6 महीने, 1 साल, 6 महीने और मैक्सिमम होता है 6 महीने, 9 महीने, 1 साल का कोर्स कराएंगे किसी भी एक सेक्टर में। इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, लॉजिस्टिक हो, कोई भी क्षेत्र में हो जिसमें आपको रुझान हो, आप पता कर सकते हैं। उसमें आपको एक सर्टिफिकेशन कोर्स का एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जो सर्टिफिकेट एनसीवीटी की तरफ से दिया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। एसएससी की तरफ से मिलता है, स्किल सेक्टर काउंसिल। ये लोग सर्टिफिकेट देते हैं जिनकी वैल्यूज होती है। तो आप काम करते करते कुछ स्किल भी डेवलप कर सकते हैं, जो आने वाले टाइम में 2 साल के बाद जब आप काम ना करो तो आपकी ये पढ़ाई वहाँ काम दे। आपकी बेस जो है आप अभी से जो बना रहे हैं, साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ में काम भी कर रहे हैं, वो आगे एक्सपीरियंस बढ़ के आपको और निखारेगा और आप अच्छे जगह पे जाओगे। तो मेरा फिर से यही सुझाव है कि आप ओपन में एडमिशन लीजिए। किसी भी क्षेत्र में आप ले सकते हैं ओपन में एडमिशन, यूनिवर्सिटीज खुली हुई है, वहाँ फीस भी कम है और आपको गैप ईयर भी नहीं जाएगा। सुमेश सर, अगर आप संतुष्ट हैं मेरे बातों से तो उसमें आप बता सकते हैं। जी जी, बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा आपने बच्चे को निर्णय लेने में मदद करी। तो जैसा कि सर ने बताया कि आप ओपन से एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपके परिवार की जो स्थिति है वो अभी आपको किस तरीके से सपोर्ट नहीं कर सकती है, मतलब अगर वित्तीय तरीके से यानी फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकती है, तो एक सपोर्ट वो होता है। सबसे पहले देखिए कि समस्या आ कहाँ से रही है। क्या आपके पीछे और बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जिनके लिए परिवार सपोर्ट करना चाहता है, क्योंकि आपको उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने आपके लिए इतनी मेहनत करी, और अब चाहते हैं कि वो आगे का रास्ता आप खुद चलें या खुद ही चयन करें या खुद ही उस रास्ते के लिए अपनी योग्य बने। तो आप कहीं ना कहीं पार्ट टाइम जॉब करने के साथ साथ, अगर आपको देखिए यहाँ पे थोड़ी सी अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता है, आपको जैसे कुछ टेक्निकल चीजें, तकनीकी चीजों को जानने की आवश्यकता है, जैसा कि हमने आपको सीवी, रिज्यूमे, इन सारी चीजों को बनाने के बारे में बताया। जैसे कहीं ना कहीं आप जा करके
एक कुछ समय की शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे कि कुछ नौकरियां हो सकती हैं, कुछ करियर हो सकते हैं जिनको करने के साथ साथ आप जो कि बहुत ही ज्यादा आपके लिए मेहनत ना हो, जिसमें टेक्निकल चीजों का उपयोग करके आप कम समय में थोड़ा सा धनोपार्जन करते हुए भी अपना शिक्षा कर सकते हैं। आप डिस्टेंस एडमिशन ले सकते हैं, साथ ही साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। अभी अगर आप तकनीकी का सहारा ले तो बहुत सारी नौकरियां ऐसी हैं जो वर्क फ्रॉम होम, कोविड के बाद से हम लोगों के बीच में एक ज्यादा अवसर प्राप्त हो पाया है वर्क फ्रॉम होम, यानी घर पे रह करके तकनीकी चीजों के माध्यम से काम कर पाना। तो वर्क फ्रॉम होम की कुछ जॉब्स के बारे में आप सर्च करें, देखें, और हमसे जुड़े। हम आपको बताते हैं बहुत सारे वेबसाइट्स के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में, यूट्यूब चैनल्स के बारे में, जहाँ पे आपको वर्क फ्रॉम होम से जुड़े हुए बहुत सारे जॉब मिल सकते हैं। तो आप उन कामों को करते करते आप अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम के साथ साथ आप अपने रेगुलर कोर्स कर सकते हैं, अगर उसकी टाइमिंग आपके विषय के अलावा, जैसे आपके क्लासेस के अलावा अगर आप वो टाइमिंग है वर्क फ्रॉम होम की तो आप वो कर सकते हैं। अदरवाइज आप काम करते रहें और साथ ही साथ डिस्टेंस का आप सहारा लें। जैसे कि सर ने बताया, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय यानी इग्नू का सहारा ले सकते हैं आप। इग्नू से जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, डिस्टेंस का सर्टिफिकेट मिलता है। ऐसे सर्टिफिकेट्स, जैसे कि बहुत सारी नौकरियों नौकरियों की अगर हम बात करें, करियर की अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे बहुत ही कम जगहों पे ऐसा माना जाता है कि आप संस्था से पढ़े हो, यानी आप रेगुलर कोर्स किए हो। ये एक प्राइवेट कोर्स होता है। नौकरियों में ये बहुत ही कम जगहों पे चयनित होता है कि आप रेगुलर कोर्स किए हैं कि आप प्राइवेट कोर्स किए हैं। जहाँ पे रेगुलर कोर्स किए हुए हैं उन सारे जगहों पे तो आप थोड़ा सा वंचित रह जाएंगे, लेकिन बहुत सारे जगहों पे ऐसा रहता है कि आप प्राइवेट कोर्स, मतलब प्राइवेट से भी पढ़ के, यानी डिस्टेंस से भी पढ़ के कर सकते हैं। जैसे कि मेरी शिक्षा के दौरान मेरे एक टीचर थे, तो उनका एमबीए करने की काफ़ी इच्छा थी, तो वो अपनी नौकरी के साथ साथ एमबीए की भी तैयारी करते थे, और उन्होंने डिस्टेंस से एमबीए भी किया। इग्नू से और बहुत सारी संस्थाओं से उन्होंने एमबीए भी किया। जैसे कि अभी थोड़ा सा माहौल को लाइट भी करते हैं। अभी हाल ही में एक काफी अच्छा मुझे वेब सीरीज देखने को मिला, जिसमें पंचायत हम कह सकते हैं। उसमें उसमें जी। सचिव जी 20,000 रुपए की नौकरी करने के साथ साथ अपने कैट एग्जाम की भी तैयारी करते हैं। तो आप किसी एक मुकाम पे पहुंचने के बाद रुकिए मत। अगर आपके सपने बड़े हैं तो आप निरंतर प्रयास करते रहिए, आप काम करते रहिए। बिहार के एक क्षेत्र की छोटी सी कहानी सामने देखने को आती है कि पंचर की दुकान पे काम करते करते व्यक्ति ने यूपीएससी क्लियर किया। तो आप अगर कुछ करते करते भी कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये आसमान बहुत बड़ा है, आपके परों के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना ऊंचा उड़ सकते हैं, आप कितना ऊंचा उड़ान भर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें बस अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता है, उड़ान को भरने की आवश्यकता है। आसमान कभी छोटा नहीं पड़ता है उड़ने के लिए। हम कहीं ना कहीं अपनी क्षमताओं से मात कहीं ना कहीं आप अपनी क्षमताओं को विकसित करें, अपने ऊपर दें। सबसे एक जरूरी बात सामने आती है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हम क्या करें, क्यों? कभी आपने अपने आप से पूछने की कोशिश की कि क्यों, क्यों हमें नहीं समझ में आ रहा है? दरअसल बात यह है कि कहीं ना कहीं जगहों पे आकर के सब लोगों को एक बार स्टॉप लेना पड़ता है, थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ता है। जैसे कक्षा 12वीं की परीक्षा के बाद फार्म भरने तक के बीच में आपके पास एक अवसर था, एक समय था सोचने का, आप क्या करना चाहते हैं। वैसे ज्यादातर लोग तो कक्षा 10वीं की परीक्षा से ही अगर इस सारी चीजों के बारे में सोच लें तो उनके लिए बेहतर होता है। लेकिन अगर आप तब भी नहीं सोचे हैं तो तभी आपके पास समय था। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि बहुत सारे जगहों के प्रवेश परीक्षाएं के फॉर्म भरे जा चुके हैं, बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस के फॉर्म अभी निकल चुके हैं, बहुत सारी जगहों के तो बंद भी हो चुके हैं। तो अगर अभी भी आपने नहीं किया कहीं पे भी प्रवेश के लिए, तो आप निश्चित तौर से अब अपने साथ कहीं ना कहीं क्षमताओं में कमी ले आ रहे हैं। तो आप लोगों से एक विशेष आग्रह भी है कि कक्षा 12वीं के बाद कहीं ना कहीं आपको प्रवेश लेना चाहिए। अभी आईटीआई के फॉर्म आपके आ ही गए हैं लगभग, तो आप उसमें प्रवेश लीजिए, स्किल डेवलपमेंट में प्रवेश लीजिए। जैसे अगर आप सरकारी नौकरी में नहीं जा सकते, अगर आप किसी प्राइवेट संस्था में जाते हैं, किसी प्रोफेशनल संस्था में जाते हैं, तो जैसे कि मैंने बात की सीवी राइटिंग की, आपके रिज्यूमे की, तो कक्षा 12वीं के बाद अगर आप एक साल बैठने के प्रयास कर रहे हैं कि नहीं मैं एक साल अब घर पे बैठूंगा, अभी मैं एक साल तक सोचूंगा, तो अपने सीवी रिज्यूमे में क्या लिखेंगे कि मैंने एक साल बैठ करके सोचा, मैंने क्या सोचा।
वो तो कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं आप ध्यान में रखते हुए आप किसी न किसी स्किल डेवलपमेंट कोर्स में एडमिशन ले लीजिए। जैसे कौशल विकास योजना के तहत, आईटीआई के तहत आप उन सारी चीजों में थोड़ा सा समय देते हुए आप करते रहिए। ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, डिस्टेंस के कोर्सेज चलते हैं, वहां पे आप एडमिशन लेकर के आप रहेंगे तो अपने आप उस सीवी में, यानी आप अपने उस प्रतिक्रिया में ये चीज लिख सकते हैं कि हमने 1 साल के बीच में ये काम किया, ये सारी चीजें की। आपको रुकना नहीं, ताकि आपके आगे करियर के ऊपर कहीं तौर पे आपको इस दृष्टिकोण से न देखा जाए, अरे ये पढ़ाई करने के दौरान नौकरी के बीच में गैप लेते हैं, अरे ये तो बीच में आराम करने के लिए 1 साल तक के लिए रुक जाते हैं, ये व्यक्ति कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपकी प्रतिभा पे, आपकी क्षमताओं पे उसका एक विशेष प्रभाव पड़ता है, एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो आप सभी लोगों से कहीं ना कहीं एक विशेष अनुरोध करेंगे हम कि इस चीज को बहुत ही सजगता से, बहुत ही सावधानी से और बहुत ही सक्रियता के साथ समझने की कोशिश करें कि हम क्यों बैठे हैं। हमें बैठना नहीं, कहीं ना कहीं एडमिशन लेकर के उसके ऊपर ध्यान दीजिए, जो आपके रुचि के अनुसार हो, कम से कम उसमें एडमिशन ले लीजिए आप, उन सारी चीजों में, ताकि आपका जो एक कहते हैं ना लाइफ स्टाइल, कि आपने, होता है ना बहुत सारे महान लोगों के हम जीवन को देखते हैं, उनकी आत्मकथा को देखते हैं, तो उसमें बारी बारी इस साल हमने ये किया, अगले साल हमने ये किया, अगले साल हमने ये किया, कहीं ना कहीं चीजें जुड़ी रहती हैं। एक कहीं ना कहीं प्रमाण पत्र, कहीं ना कहीं चीजें, एक अचीवमेंट आपको मिलता रहता है। तो उसी अचीवमेंट के लिए कम से कम आप जुड़े रहें, बीच में हमें गैप नहीं लेना है। किसी संस्था के साथ जुड़े, उनके साथ काम करें, आपको वहां से एक्सपीरियंस ले, अनुभव प्राप्त करें, वो आप करते रहें। खाली समय में आप अपने बारे में सोचते रहें, समझते रहें। इससे क्या होगा कि समाज में जाने से, संस्थाओं के साथ जुड़ने से, ऐसे कोर्सेज करने से आपके अंदर से एक जो भड़ास है, एक जो भड़क है, वो भी निकलेगी। आप अपने आप को और निखार पाएंगे। हो सकता है कि आपके पास कहीं कंप्यूटर या तकनीकी का साधन न हो, आप ऐसी संस्थाओं से जुड़े, उनके साथ काम करें। उनके साथ काम करने के साथ वो वहाँ पे आपको तकनीकी जानकारी देंगे, तकनीकी चीज़ों से जोड़ पाएंगे। कहीं ना कहीं कहता है ना कि हमने ड्राइविंग तो सीख ली, लेकिन हम गाड़ी चलाना भूल गए क्योंकि हमारे पास गाड़ी नहीं थी। ड्राइविंग सीखने के बाद आप किसी न किसी के साथ काम करें तो आपको अपनी गाड़ी दे चलाने के लिए, और आप उस गाड़ी को चला करके, कहते हैं ना, हमारा हाईवे पे हाथ साफ हो गया, अब हम अच्छे से गाड़ी चला सकते हैं। तो अभी तक की जो आपने शिक्षा ली, उस शिक्षा से जुड़े हुए जो भी करियर हैं, जो भी कौशल हैं, यानी स्किल है, इनको आप सीखें और अपना हाथ साफ करें। तो इन्हीं सारी चीजों के साथ साथ एक बार हम बात करेंगे नेटवर्किंग से। नेटवर्किंग, जैसा कि सर हमने मैं आपको, यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहूँगा। जी जी जरूर हमारे सर इस जरूर। माध्यम से मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ कि बच्चों, अभी ये जो समय चल रहा है ये एडमिशन का समय है, जैसा सर ने भी कहा। और इसके माध्यम से मैं कहूँगा, कहना भी चाहता हूँ कि आप लोग के पास हमारे सर लोग, मैम लोग का फोन आता है, आई ड्रीम करियर की तरफ से बातचीत होती है, आपकी काउंसलिंग करते हैं, कनेक्ट करते हैं। अभी ये समय में भी आपसे बातचीत कर रहे होंगे आपके एडमिशन के लिए। तो मैं चाहूंगा कि जो सर और मैम आप लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप उन्हें सही सही उचित, जो भी सही इंफॉर्मेशन वो जो पूछ रहे हैं आप उन्हें दें। आइदर वो आप 10th पास हैं या 12th पास है, उन्हें बताएं। अगर आप कहीं एडमिशन ले लिए हैं तो वो बताएं। अगर कुछ और भी सर और मैम मांग रहे हैं आपसे कि आप उसका कंफर्मेशन दें, तो उसको देने में हिचकिचाएं नहीं। कहीं भी इसका कोई भी दुरुपयोग नहीं है, ये कंफर्मेशन है हमारे तरफ से। आई ड्रीम करियर डेटा को रख के सिक्योर करता है, ये जानना चाहता है कि आप लोग कहाँ एडमिशन लिए। बशर्ते इसका इंफॉर्मेशन ये होना चाहिए कि आपके हमारे पास अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आता है आपको देने के लिए कि आप बीए कर रहे हैं और बीए से रिलेटेड कोई भी स्कॉलरशिप अवेलेबल है, तो हम आप तक पहुंचा सके। इसलिए जानकारी लिया जाता है कि आने वाले टाइम में कौन सा स्कॉलरशिप हमारे पास है जो आपको दे सके, आपको बता सके। क्यों? क्योंकि आप कैपेबल हैं या नहीं। नहीं तो 1000 स्कॉलरशिप आएगी और हम आपको 1000 लोगों को ये बताएंगे कि आप ये पढ़ लो, ये इससे नहीं है। आपकी क्राइटेरिया क्या है, आप कहाँ तक फुलफिल कर सकते हो, आप अगर बीए में कितने मार्क्स लाए हो, अगर ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहेगी, हमारे सर के पास रहेगी, मैम के पास रहेगी, तो हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन आएगा स्कॉलरशिप से रिगार्डिंग वो आप तक इजीली मिल जाएगा, इजीली पहुंच जाएगा। सो दैट आप उसको फिल करके अपना स्कॉलरशिप ले सकते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन सर और मैम मांगते हैं आप बेझिझक होकर उनको दें। कहीं भी कोई भी गलत इसका दुरुपयोग नहीं है। ये आई ड्रीम कैरियर आपका सुनिश्चित करता है कि इसमें कोई भी
डेटा से रिगार्डिंग कोई भी हम लोग कहीं बातें नहीं होती, ये बस एक डेटा है जो आपको एडमिशन दिलवाने के लिए हेल्प कर रहा है, आपको कैरियर काउंसलिंग में हेल्प कर रहा है, आपको स्कॉलरशिप में हेल्प कर रहा है। जी सुमेश अ, सर, हम स्टार्ट काफी कर। सर काफी लंबा समय बीत गया, बात करते करते समय का जी पता ही नहीं चला। तो हमारे पास समय का भी थोड़ा सा अभाव है। तो आप हम लोगों के साथ जुड़े रहने के लिए सबसे पहले तो आप अपने स्कूल कॉलेजेस, वहाँ पे जो सर टीचर मैडम आपके पास जाते हैं करियर काउंसलिंग के लिए, आई ड्रीम करियर की तरफ से, DICT की तरफ से। तो वहाँ पे सबसे पहले आपको एक करियर डायरी प्रोवाइड की जाती है, जिसके पहले ही पेज पे कहीं ना कहीं हमारा एक टोल फ्री नंबर होता है, जिसपे आप फोन करते हैं और हम तक आपके सवाल आते हैं और फिर हम उन सारी चीज़ों को आपके साथ साझा करते हैं। तो वो एक नंबर मैं आपको यहाँ पे फिर से बता देना चाहता हूँ: 8882213831। 8882213831। तो इस नंबर के माध्यम से आप जैसा कि लगातार लोग इसी नंबर के माध्यम से, बहुत सारे छात्र हमको फोन करके जुड़ते रहें, अपने सवालों के जवाब और अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए लगातार हमें इस नंबर्स पे फोन आते रहे। लगातार इन नंबर्स के माध्यम से, इस टोल फ्री नंबर के माध्यम से आप लोगों के साथ जुड़ करके आपको परामर्शन करने में बहुत अधिक सहायक रहा है ये नंबर। तो बीच में हमने इस नंबर को इसलिए बता दिया कि कहीं सत्र समाप्त हो गया और आप का ये सवाल आता है कि सर हम दोबारा कैसे आपसे बात कर सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं। तो इस सत्र के बाद भी अगर आप जा करके कमेंट बॉक्स में आप अपनी इंक्वायरी डालना चाहते हैं, तो हम उन सारी चीज़ों से आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे और आपको पूरा तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा समय बीत चुका है, व्यक्तिगत विकास के बारे में बात करते हैं। जैसा कि कुछ पहलुओं पे हमने बात करा था, समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला आप लोगों के साथ, और आप लोग लगातार जुड़े हुए हैं, इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पर्सनल डेवलपमेंट में जैसे कि ग्रेजुएशन के दौरान मैं अपना अनुभव साझा करना चाहता हूँ कि ग्रेजुएशन के दौरान हमने क्या किया था। मैंने एनसीसी भी करी थी। एनसीसी और एनएसएस का मैं हिस्सा रहा हूँ। राष्ट्रीय सेवा योजना, जिससे समाज के अंदर होने वाले काम, जैसे एक प्रोफेशनल कोर्स होता है MSW BSW, बैचलर ऑफ सोशल वर्क और मास्टर ऑफ सोशल वर्क। तो इसके बाद बहुत सारी योजनाएं आती हैं, संस्थाएं आती हैं, यूनिसेफ और उसके बाद WHO, बहुत सारी संस्थाओं में वैकेंसीज आती हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल की वैकेंसीज आती हैं MSW BSW के बाद। तो राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ने के बाद मुझे पता चला कि सामाजिक कार्य, सामाजिक कार्यों में रुचि, इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं मेरा वो व्यक्तिगत डेवलपमेंट हुआ उन सारी चीज़ों से। एनसीसी लेने के बाद मुझे पता चला कि सेना में क्या क्या अवसर हो सकते हैं, एनसीसी के दौरान, एनसीसी के बाद, या और सेना के क्या क्या अवसर हो सकते हैं। सेना का तौर तरीका, टाइम टेबल, मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो कहीं ना कहीं शिक्षा के साथ साथ अगर आप इन सारी चीज़ों से भी जुड़ रहे हैं, तो ये आपका कहीं ना कहीं पर्सनल डेवलपमेंट, यानी आपका व्यक्तिगत विकास हो सकता है, जो कि आगे चल करके आपको काफी लाभप्रद होगा। समय का प्रबंधन, सॉफ्ट स्किल का विकास, जैसा कि मैंने आपको बताया, एनसीसी के दौरान कम से कम टाइम मैनेजमेंट और अपने आप को साफ, स्वच्छ, सुरक्षित और नियमबद्ध तरीके से रखना मुझे कहीं ना कहीं वहां से सीखने को मिला। ये आप खुद भी कर सकते हैं। निरंतर सीखने एंड स्वयं को अपडेट रखने की प्रक्रिया भी इसी के दौरान होती है। हमारे बीच में अशोक रजा सर भी जुड़े हुए हैं मेरठ से। तो हम उनको भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इनवाइट करके चाहते हैं कि सर आप भी छात्रों के बीच अपने कुछ विचारों को प्रकट करें। सर। थैंक यू सो मच सर, मुझे बोलने का आपने मौका दिया बीच में। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे कि आपने अभी बताया, समय का प्रबंधन, समय का प्रबंधन हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि जब हम समय का प्रबंधन करते हैं तो हमारा एक गोल सेट हो जाता है। जब हम कभी भी अपना गोल सेट करते हैं तो उसके लिए हमें समय का सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ के लिए जाएंगे तो हमें समय की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होगी, लेकिन हम उस चीज़ को एक टाइम पीरियड में कंप्लीट कर सकें। तो जैसे आपने बताया है, आपने एनसीसी के दौरान अपना समय का प्रबंधन सीखा है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे छात्र भी अभी से ही अपना समय का प्रबंधन शुरू कर दें। अपना समय का टाइम ड्यूरेशन, कैसे वो अपना समय लगाए पढ़ाई में। अगर वो किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किसी कोर्स की, जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं 12वीं के बाद में, तो वो अपना समय डिसाइड करे, उन्हें कितने टाइम क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या जानकारी लेनी है। तो यहाँ से हमें समय का चीज़ें मिलती है। दूसरी,
करियर परामर्श की जरूरत, हमें करियर परामर्श की जरूरत क्यों पड़ती है? करियर परामर्श की जरूरत इसलिए होती है ताकि हम अपने भविष्य के लिए सोच सके और उसकी प्लानिंग कर सके कि आगे जाके हमें क्या करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आगे जाके जिनको पता ही नहीं होता कि वो आगे किस चीज की पढ़ाई करे, क्या पढ़ाई करे और उसकी पढ़ाई कहाँ से ज्यादा बेहतर हो सकती है। तो वो एक करियर काउंसलर है जो बता सकते हैं, सारी चीजों को अच्छे से आपको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सोमेश सर का, जो उन्होंने इतनी सारी चीजें आपके साथ साझा करी है। थैंक यू बहुत सो बहुत मच अशोक। धन्यवाद। हाँ अशोक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत सर, इस सत्र से जुड़े हुए सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपने बहुत ही ज्यादा कीमती समय में से इस समय को निकाल करके हम लोगों के साथ जुड़े रहें, हम लोगों के साथ बने रहें। और आगे भी हम उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस सत्र के साथ जुड़े रहेंगे। एक कह सकते हैं कि थोड़ी सी और हम आपसे एक अनुरोध करना चाहते हैं कि इस सत्र के बाद हम आपको एक गूगल फॉर्म शेयर करते हैं। ये गूगल फॉर्म कहीं ना कहीं ये इस सत्र का एक हिस्सा है। उस गूगल फॉर्म के माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें दे पाते हैं। उस गूगल फॉर्म के माध्यम से हम अगले सत्र में जुड़ने के दौरान सारी चीजों को अच्छी तरीके से अध्ययन करके एक स्ट्रेटेजी बना करके कि और हम इसमें क्या बेहतर कर सकते हैं, आपको क्या अच्छा लगा और आपको क्या अच्छा नहीं लगा, और क्या चीजें हो सकती है। तो कहीं ना कहीं सुझाव के लिए भी हम उस गूगल फॉर्म को आपके साथ भेजते हैं। तो आप लोगों के साथ बहुत विशेष तौर से हम अनुरोध करते हैं कि अभी इस सत्र के तुरंत ही बाद हम उस गूगल फॉर्म को आप सभी लोगों के साथ प्रेषित करेंगे। बहुत समय नहीं लगेगा, और सत्र के तुरंत ही बाद हम आप लोगों के साथ इसलिए साझा करेंगे क्योंकि ये सारी चीजें आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आप हमारा मूल्यांकन करके उस गूगल फॉर्म के माध्यम से हमको एक रिस्पांस दे सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो अधिक से अधिक लोगों के साथ हम उस गूगल फॉर्म को साझा करेंगे, और पूरी उम्मीद करते हैं आपसे, अभिलाषा रखते हैं कि विशेष अनुरोध के साथ उस गूगल फॉर्म में आप अपनी प्रतिक्रियाएं दे करके हमें आगे होने वाले सत्रों के लिए और बेहतर बनाएंगे। तो प्रशांत सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई ड्रीम करियर आसमा फाउंडेशन और आप थैंक यू सभी सो मच सर। व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम हमारे लिए दिया, हमारे बच्चों के लिए दिया। बहुत बहुत शुक्रिया है आपका। बच्चों, आप लोगों का भी बहुत बहुत थैंकफुल हैं हम लोग कि आप लोगों ने अपना टाइम दिया। और ये टाइम इंपॉर्टेंट है, आपका ये टाइम देना आपके करियर और आपके प्लानिंग के लिए, करियर प्लानिंग के लिए नींव रखने का सबसे एक समय उद्देश्य है कि ये 12th हम पास किए हैं, अभी हम लोग अपना नींव रखना चाहते हैं। जैसे कहते हैं घर के नींव रखना है तो अच्छे से रखें, ठीक उसी प्रकार अपने करियर का भी नींव रखना है तो सही चयन हो। सही चयन के साथ साथ सही क्लास में जाएं, सही कोर्स में लें, सही कॉलेज में लें, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है अपने करियर को डेवलप करने के लिए। तो जैसे सोमेश सर और अशोक सर ने बात कही है उसमें मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगा कि कोई बच्चा गैप ईयर ना ले। इस सत्र के बाद आने वाले सत्र में भी 1 साल का गैप हो जाएगा, तो मैं चाहूंगा सभी बच्चों से कि आप अपना एडमिशन लें, वोकेशनल में लें, टेक्निकल में लें, आपके रुझान के हिसाब से लें, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से लें, आपकी क्वालिटी के हिसाब से लें। और जहां भी समझ में नहीं आ रहा है, हमारे सर और मैम का नंबर आपके पास है। आई ड्रीम करियर हमेशा आपके लिए कोई ना कोई चैनल से कनेक्ट होते रहता है, चाहे वो यूट्यूब हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, कॉलिंग करके हो, हम लोग हमेशा आपसे कनेक्ट करते हैं। तो आप वहां पे जाके सर से मैम से पूछ सकते हो। और अभी ये समय में हमारे आई ड्रीम करियर की तरफ से हमारे काउंसलर, हमारे सर, हमारे मैम, सभी लोग आपको फोन करते हैं, आपसे बातचीत करते हैं कि आप क्या करना चाहते हो। सही आंसर आप उन्हें दें, सही उत्तर दें, जिससे हम लोग जान सके कि आपके सही आंसर अब जब आप दोगे तभी हम लोग आपको सही एक सजेशन दे पाएंगे। अगर आप गलत बताओगे तो फिर हम आपको गलत चयन दे पाएंगे। तो सही उत्तर बताएं, और फिर से एक नया सेशन लेके कोशिश करेंगे कुछ नया आपके लिए लेके आए जो आपके कैरियर के लिए इंपॉर्टेंट हो, आपके जॉब के लिए इंपॉर्टेंट हो। कैरियर के साथ साथ जॉब भी इंपॉर्टेंट है, तो उस पर भी हम लोग फोकस करेंगे कि 12th के बाद क्या किया जाए। तो आज का समय बहुत जल्दी निकल गया, पता भी नहीं चला, बट बहुत ही अच्छा रोमांचक सेशन रहा आज का। बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आई ड्रीम करियर के इस यूट्यूब चैनल में जुड़े। आशा करता हूँ कि ये चैनल आपको कुछ ना कुछ नया दे रहा है, कुछ कुछ नया सीखने को दे रहा है, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में हम लोग और कुछ नया लेके आपके लिए आएंगे, और कुछ नया रोचक और चुनिंदा चीजें लेके आएंगे जो इंपॉर्टेंट होगा हमारे डेवलपमेंट करने के लिए। थैंक यू सो मच सोमेश सर, अशोक सर, and also thank you so much to all the teachers and the students. Thank you so much once again, and bye bye.